बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। नैब का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला। दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी मुतहर्रिक, अपोजिशन के राबते तेज। और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 रोज़ा दौरे चीन। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दरपेश चैलेंजेस। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत पर गामजन है? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और पाकिस्तान में हमेशा से ये बात रही है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, मगर पिछले 2 सालों से नज़र आ रहा है कि अपोजिशन बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही। अपोजिशन का जो किरदार होता है वो नज़र नहीं आता। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने इस पर्सपेक्टिव में बात की थी कि पिछले 2 साल के दौरान जो पार्लिमानी साल मुकम्मल हुआ है उसमें अपोजिशन का क्या किरदार रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से अपोजिशन की जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसमें नून लीग का किरदार नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब नवाज शरीफ जो है मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। तो हम बात ये करेंगे कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त स्टेटस है क्या वो सियासी तौर पर मुकम्मल तरीके से मुतहर्रिक हो चुके हैं? दूसरी तरफ हुकूमत भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक्टिव नजर आ रही है, उनको वापस लाने की कोशिशें होती नजर आ रही हैं। क्या अब नवाज शरीफ पॉलिटिकली वापस आ चुके हैं? नवाज शरीफ साहब सियासत में मुतहर्रिक होते हैं तो क्या बाकायदा तौर पर अब सारे फैसले वो खुद करेंगे, वही देखेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब अगर मगर की पॉलिसी जो मैं पिछले 3-4 महीने से शहबाज शरीफ की नजर आ रही थी, क्या उससे अब वो पीछे हट जाएंगे? तमाम तर मामलात को जो वो खुद देख रहे थे वो नहीं देखेंगे? ऑपोजिशन की एपीसी कहा यह जा रहा था कि होनी है, पहले ईद के बाद होनी थी, अब कहा यह जा रहा है कि मुहर्रम के बाद होगी। तो ऑपोजिशन की एपीसी क्यों नहीं हो पा रही? अगर दोनों जमातों के गोल सेम है, अगर दोनों जमातों का तरीक़ाकार एक है, तो फिर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई जा रही? इस पर हम बात करेंगे और ऑपोजिशन के तमाम तर मामलात पर बात करेंगे कि क्या ऑपोजिशन की एपीसी हो पाएगी। और खासतौर पर नवाज शरीफ जो मुतहर्रिक हुए हैं, खबरें ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने 2 बार मौलाना फजलुर रहमान से, 1 बार बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता भी किया है। तो क्या आप तमाम तर मामलात नवाज शरीफ देखेंगे? और दूसरी तरफ क्या ये मैसेजिंग तो नहीं हो रही कि एक तरफ नवाज शरीफ की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त दी गई थी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राबता किया गया, लेकिन उससे पहले जब मफरूर के अल्फाज इस्तेमाल हुए तो उसके बाद उन्होंने दरखास्त भी वापस ले ली। तो फिर हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम आपको वापस लाना चाह रहे हैं। तो क्या नवाज शरीफ हुकूमत को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अगर उनको या मरियम नवाज को तंग किया जाएगा तो एक्टिव हो जाएंगे? तो फिर हुकूमत आगे से जवाब दे रही है कि अगर आप एक्टिव होंगे तो हम आपको वापस लाने की बातें करेंगे। तो ये बहुत सारे मामलात हैं ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। और ऑपोजिशन के अंदरूनी तौर पर क्या मामला चल रहे हैं? नून लीग क्या 2 हिस्सों में पहले जो बात हो रही थी बटी हुई नजर आ रही है? इन सारे मामलात पर बात करेंगे। सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ाकार पीजे मीर साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, नवाज शरीफ सियासत में मुतहर्रिक हो रहे हैं, इस पर मैं बाद में आता हूं कि जो बातें हो रही हैं, लेकिन फिल वक्त कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज को नैब का बुलावा आया तो वो बोल पड़ी, नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया गया तो वो भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भी दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि हम आपको वापस लाने की बातें करते हैं। तो क्या ये जो बात हो रही थी कि डील हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो वो सारे आसार टूटते नजर आ रहे हैं? देखिए, जब भी कोई एक्शन होगा किसी इंस्टीट्यूशन से तो नेचुरली जो अपोजिशन है, ये अफेक्टेड पार्टी है, वो बात करेगी, क्योंकि ये जो जिस मसले पे हम बात कर रहे हैं ये एक सियासी मसला है, एक पॉलिटिकल आप कह लो कि एक इसके अंदर एक कलर है। तो इसके अंदर नेचुरली मरियम हो या कोई और भी हो, आसिफ जरदारी के अगर ऊपर कोई चार्ज हो तो नेचुरली बिलावल बात करेंगे या कोई और करेगा। सो दैट इज नॉर्मल, इस पे हमें कोई ऐसी इशू नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि जब आप एक इशू को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी केस हो, हम उसको पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, हम इसको ऑन द होल इसको पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं और या करते हैं। उसमें ये होता है, आपने लंबी पिक्चर देखी ना, छोटी पिक्चर नहीं है। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को बहुत लंबी जिंदगी दे, हर एक को लंबी जिंदगी दे, किसी का बुरा ना सोचो, लेकिन पाकिस्तान ने तो रहना है ना, सबका तो एक सेल बाय डेट है, टाइम है। पाकिस्तान हैज टू लिव, हैज टू सर्वाइव, हैज टू बी कमिंग आउट एज अ स्टेट। तो अगर हम अपने स्टेट ऑर्गन्स के साथ इस तरह, मैं समझता हूँ कि ऐसे बदतरीन तरीके से मैं कह लूं कि अगर आप उसको डाउनग्रेड करोगे तो फिर आपका स्टेट ऑर्गन खराब होता है, आप नहीं खराब होते हो, और इसके प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, द स्टेट ऑर्गन हैज टू बी ऑनेस्ट, इट हैज टू बी फेयर, इट हैज टू बी क्लीन। तो जब आप ये दोनों चीजें बैलेंस आउट करोगे तो उसमें आप समझोगे कि एक हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट उस पर आगे आता है कि, और हम कह सकते हैं कि हम हर चीज फेयर एंड स्क्वायर कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपने सवाल किया है, इसके अंदर इतनी वो आप कह लो कि एक क्वैगमायर बना हुआ है ये, and nobody knows what's going on. So I think we have to give time
टू द सिचुएशन टू सिमर डाउन। नवाज शरीफ अभी नहीं आएंगे, उनकी सेहत नहीं है ठीक। लोग दिखाते हैं पिक्चर्स, ये वो पिक्चर्स जरूर दिखाएं। आई मीन अगर वॉक पे कहीं जा रहा है इंसान तो दैट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। जेल में भी अगर होते हैं वहां वॉक करते हैं, लेकिन वहां वो उधर है बिकॉज ही इज गॉट द मेडिकल, आप कह लो फैसिलिटीज देयर व्हिच ही कैन अफोर्ड। सो बेसिकली आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू बी लुकिंग एट इट राइट नाउ। तो मीर साहब, तबीयत उनकी पहले भी ख़राब थी, अब भी ख़राब है, लेकिन वो पहले खामोश थे। जब से तोशाखाना रेफरेंस में उन्हें मफरूर करार दिया गया है, उसके बाद से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी 2 बार रब्ता कर लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी रब्ता कर लिया। ये हकीकत है कि वो बीमार हैं, वापस नहीं आ सकते, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक खामोश थे। तो अब ये खामोशी ख़त्म हो गई, ऐसा क्यों? सियासतदान कभी चुप नहीं रहता, वो ब्रेक भी ले लेता है। तो उन्होंने ब्रेक लेके बात कर दी, और ये जो बात करनी है मौलाना फजलुर रहमान से या बिलावल से एंड ऑल दैट, देखो ये एक रन ऑफ द मिल रूटीन एक आप कह लो कि बातचीत होती है। कई बातें पब्लिसाइज हो जाती हैं, कई बातें नहीं पब्लिसाइज होती हैं, कई पब्लिक ओपिनियन के लिए होता है, पब्लिक डोमेन के लिए होता है, और कई जो एक्चुअल जो बात होती है वो किसी को पता नहीं होती है। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बड़ी बात है, बात जरूर करेंगे, लेकिन एज फार एज आई कैन रीड इट और जो मैंने देखा है कि ऑपोजिशन के अंदर आज ये कोशिश की जा रही है कि पीएमएलएन और पीपीपी इकट्ठे हो। किस लिए? डिसलॉज गवर्नमेंट के अंदर दोनों की नहीं बनी थी, पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की नहीं बनी थी। इनके अपने अपने नजरियात हैं और ये अपने अपने नजरियात पे चलते हैं। सो आपने देख लिया कि हर बंदे को और हर पार्टी को अपना इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता है। आपकी तो कोलेशन या फेल होगी इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो आई थिंक दैट अगेन शोज आप कह लो कि आपके वीक लिंक्स आपकी पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सो इसको आप उसी वक्त ठीक कर सकोगे कि जब मैं समझता हूं कि आप अपने तमाम सिस्टम्स को इंडिपेंडेंटली रन करने दें और इंडिपेंडेंटली चलाएं, एंड नो वन इंटरफेयर्स इन एनीबॉडीज आप कह लो डोमेन। अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रहा है, कभी कोर्ट्स अंदर आ जाएंगे और हम देखेंगे कि वहां वो डैम्पन कर रहे हैं, कभी नैब अंदर आ जाएगी, वहां वो डैम्पन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वन शुड रिमेन विद इन ओन्स डोमेन्स, काम वहां करें और उसके अंदर आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तगड़ा होगा। अभी आपने शुरू में कहा था ना कि ये ऑपोजिशन जो है ये अपना किरदार नहीं कर रही, वो लगी हुई है अपने लीडर्स को बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल उनका राइट है। सो ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ अपोजिंग a government on policies, वो सिर्फ एक वन ट्रैक पे हो गए हैं कि अपने जो लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं आप कह लो कि कॉम्पनसेशन या उनको कॉम्पनसेट किया जाए। तो मीर साहब, अभी तक तमाम तर मामलात शहबाज शरीफ साहब देख रहे थे, एपीसी का मामला हो या दीगर मामलात हो, लेकिन एपीसी भी नहीं हो पाई। मौलाना फजलुर रहमान भी नून लीग से नजर आए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब पर से एतमाद नवाज शरीफ साहब का खत्म हो गया, इसलिए वो खुद एक्टिव हो गए हैं, वो खुद राबते तमाम तर कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कोई सोचेगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो हैं, ये एक हैं, हमेशा एक थे, हैं और रहेंगे। तो ये आप छोड़ दें कि वो लोग कहते हैं कि हाँ जी ये शहबाज वीक हो गया। हाँ, शहबाज शरीफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट इज अ नोबडी कंपेयर्ड टू नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ वो वही करेंगे जो नवाज शरीफ उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। हर चीज पे वो उनसे आप कह लो कि उनसे आई एम श्योर उनके साथ राब्ते में है, उनसे कंसल्टेशंस करते हैं और नवाज शरीफ ही पीछे उनको गाइड करते हैं। तो ये बीच में आपने अच्छा सवाल कर दिया कि बीच में बड़े लोग होते हैं कि जी हाँ ये पार्टीज में डिवाइड हो गया, ये हो गया, वो नहीं हो गया। तो उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब यूनाइटेड है और जो मेन इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं वो बिल्कुल नवाज शरीफ है। तो मीर साहब, एपीसी का क्या हुआ? पहले ईद के बाद कहा जा रहा था कि एपीसी होगी, उसके बाद फिर मुहर्रम के बाद कहा जा रहा है रहबर कमेटी बनाई थी, उसका क्या हुआ? नवाज शरीफ बाहर गए हुए हैं, तब से कुछ नहीं हो पा रहा। एपीसी क्यों कैंसिल हो जाती है हर बार डिसाइड होने के बाद? यहाँ एपीसी आई, सीओडी आई, एआरडीआई, एमआरडीआई, ग्रैंड अलायंस हो गया, ये सब चलते रहते हैं। एपीसी में क्या कभी कभी बैठे कोई ऑपोजिशन किसी आप कह लो मीटिंग के ऊपर? नो, कोई नहीं बैठता। ये एक मैं समझता हूँ एक हवा होता है, और यार जिसने करना है ना जाओ और करो एंड देन सी द कॉन्सिक्वेंसेस। द क्वेश्चन इज आज आपके पास वो वक्त नहीं है। आप इस वक्त गवर्नमेंट जो है ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट, इसको सपोर्ट करो, ये तकड़ी होगी, कल इलेक्शंस होंगे, अगर आप जीतोगे आपके पास एक सॉलिड एक बेड मिलेगा। अगर आप यही निकाल दोगे
तो जिस तरह नवाज शरीफ 2013 में अपने वो कह रहे हो कि मैनिफेस्टो के बाद कह रहा था कि यार मुझे तो समझ नहीं आती कि हम हुकूमत ये चाहिए नहीं, कि पता नहीं क्या क्या मेरे गले चीजें पड़ जाएंगी। हुआ कि नहीं, आए थोड़ी देर, उसके बाद आप निकल गए कोलिशन से। सो द क्वेश्चन हियर इज कि आप इसको तकड़ा करो, दैट्स द बॉटम लाइन। अगर आप इसको तकड़ा करोगे तो मैं समझता हूं कि आप फ्यूचर को तकड़ा करोगे। अगर आप इसको तकड़ा नहीं करोगे, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप एक ऐसे रोड टू डिजास्टर जा रहे हो कि जिसमें कोई रिकवरी कहीं नहीं कर सकता। एंड आई कैन गारंटी यू, फिर जब आर्म फोर्सेस अंदर इंटरवीन कर जाएंगी तो देन इट विल बी टू लेट। तो अमीर साहब, आने वाले वक्त में आप कुछ सियासी मंजरनामे में तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि पिछले जो 2 साल गुजरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, हुकूमत लकी रही है इस मामले में कि ऑपोजिशन उस तरह से टफ टाइम दे नहीं सकी, ऑपोजिशन उस तरह से हुकूमत पर हावी हो नहीं सकी। आगे आने वाले वक्त में आप कुछ देख रहे हैं, ट्रेजेडी होगी, ऑपोजिशन हावी हो सकेगी हुकूमत पर? देखें, जब नई हुकूमत आती है और अगर लेट्स से अगर पीपल्स पार्टी गई तो पीएमएलएन आई तो उनका एक्सपीरियंस है, पीएमएलएन गई तो पीपल्स पार्टी आ गई, एक्सपीरियंस। पीटीआई एक नई, आप कह लो कि लाइट आई है आपके अंदर, एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसको लोगों का मैंडेट मिला। अब इसके अंदर जो पहला साल आप ले लो तो ये तो रेक्टिफिकेशन में लगे, जो इनके ऊपर जो आप कह लो लगेज था, गुड और बैड लगेज, उसको संभालने में लगे रहे। फिर दूसरे साल के अंदर आपने देखा कि उसके अंदर आपके पास ये पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के अंदर पाकिस्तान को काफी ये 5-6 महीने के अंदर झटका पड़ा है, इसकी रिकवरी आपको चाहिए अभी। फिर अगला साल जो है, जो कि डिलीवरी का साल है, जो पीटीआई आई होप एंड आई एम श्योर कि वो डिलीवर करेगी, तो ये उसके मुहिम है। आप डोंट एक्सपेक्ट कि 2 साल के अंदर 70 साल या 73 साल का जो आपका एक मलबा पड़ा हुआ है आप उसको ठीक करोगे। आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी तक इतने ठीक नहीं हुए जो कि सब कहते होंगे, नहीं हुए, इसको होने चाहिए। आपके अंदर यहाँ पाकिस्तान के अंदर काम करना बड़ा मुश्किल काम है। आपकी मोटर इंडस्ट्री फंसी हुई है, आपका आटा चीनी और ये जो पेट्रोल का प्रॉब्लम है, ये देखो ये फंसा हुआ है। तो प्रॉब्लम्स है ना, तो हमें इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है, जो कि बेसिकली आम आवाम के सामने आप कह लो कि कुछ एक किरण आए। अभी आपके पास आगे अगले साल गैस की शॉर्टेज आ रही है, ये किसी ने फोर्स ही नहीं किया, बट आई एम श्योर ये गवर्नमेंट लगी हुई है कि गैस की शॉर्टेज कैसे इसको ओवरकम करेंगे। आपके बड़े मसले मसाइल हैं, तो इमीडिएटली जंप मारना नहीं जी, आपने ये नहीं किया, आपने और भाई तुम लोगों ने क्या कर दिया था 2 साल के अंदर, तुमने भी तो देख लो ना। तो आप टाइम दें एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड। हाँ, आप कह रहे हो नहीं कर रहे, अगली दफा मातिन को इलेक्ट करो। अगर कर रहे हैं तो गिव देम टाइम एंड देन assess them after their आप कह लो कि legally elected domain। तो मीर साहब, फाइनल कमेंट, पॉलिसीज जो इससे पहले हुकूमत की तरफ से बनाई गई 2 सालों में, क्या वो पॉलिसीज दुरुस्त नहीं थी, या जो कलमदान तब्दील होते रहे वो तरीका कार गलत था? आने वाले वक्त में क्या चीज है जिसको रेक्टिफाई किया जाए तो सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है? बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने। ये इसलिए खराब है कि हमारा जो ट्रेंड है गवर्नमेंट के अंदर और ऑपोजिशन के अंदर, एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करते हैं, बट तल्खबाजियों पे उड़ जाते हैं। काश कि एक दूसरे की सुनी होती, मिलजुल के बात की होती, और फिर आप एक नई जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके अंदर कोई बेहतरी आती। आप यूनानिमस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। आप यूनिलैटरल डिसीजंस लोगे, मल्टीलैटरल नहीं लोगे, आपके अंदर यही प्रॉब्लम आएगा। देखा नहीं आपने, हर चीज के अंदर नैब घुसी हुई है, नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो मर्जी हो नैब अंदर आ जाती है, क्योंकि आपने लकूनास और शॉर्टकमिंग्स छोड़े हुए हैं। आपने देखा है कि इरेगुलरिटीज आपके सामने नजर आई हैं। तो अगर आप ये ऑपोजिशन की तनकीद सुनो, दबा के सुनो, और फिर उसके बाद अगर आप समझते हैं कोई अच्छी तनकीद है बराए तामीर, उसको लेके आगे चलो, नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दो। इस एटीट्यूड से आप चलोगे, ट्रस्ट मी द कंट्री विल बेनिफिट। हम नहीं करते। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ाकार हैं और अपोजिशन के किरदार के साथ साथ हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात कर रहे थे। तमाम तर मामलात को, मसाइल को असेस करने की ज़रूरत है, उस हवाले से फिर पॉलिसीज़ बनाए जाएँ, पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो ही चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। और अपोजिशन की तरफ से अगर तनकीद आती है तो उस तनकीद को देखा जाए, उसके बाद मसाइल को असेस किया जाए, फिर पॉलिसीज़ बनाए जाएँ, तो तमाम तर मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। अभी भी वक्त है। पिछले 2 साल में तो कोई बेहतर कारकर्दगी नज़र नहीं आई, लेकिन आने वाले 3 सालों में अगर कारकर्दगी बेहतर होगी तो मुल्क तरक्की राह पर गामजन हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद अंदरूनी तौर पर जो मामलात हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन खारजा महाज पर जो चैलेंजेस का सामना उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और अंदरूनी तौर पर तो पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है ही, और हुकूमत तमाम तर मसाइल पर काबू पाने की कोशिश कर भी रही है। हम बारहा प्रोग्राम्स में इस पर बात कर भी रहे हैं, लेकिन खारजा महाज पर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खारजा पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद से हमने देखा कि खारजा पॉलिसी पर काफ़ी चीज़ें सामने आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे भी किए और ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए। मुआशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं था, तो जिन ममालिक से हमें इमदाद मिली उस हवाले से भी कहा गया कि हमारे खारजा पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है। इस वजह से दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कश्मीर का मामला हो, भारत के साथ ताल्लुकात हो, अफगानिस्तान में अमन का मामला हो, पाकिस्तान इस हवाले से भी कोशिशें कर रहा है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी कोशिशें कर रहे हैं। और चीन के दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वापस आ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक मामला पर बात हुई है, दीगर अमूर पर बात हुई है। और चीन के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया उसके बाद तज्ज़ियाकारों की तरफ से ये कहा गया कि कश्मीर के मामले पर चीन का जो मौक़िफ़ है यही मौक़िफ़ अरब ममालिक का भी होना चाहिए। ये जो खारजा पॉलिसी के हवाले से और खारजा महाज पर जो चैलेंजेस हैं, इन दरपेश चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जा सकता है? क्या पाकिस्तान खारजा महाज पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर है? पाकिस्तान सही समत में गामजन है? इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं खारजा पॉलिसी पर, खारजा महाज पर तो आता हूँ कि हमारी पॉलिसी मजीद किस तरह से बेहतर हो सकती है, क्या खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में गामजन है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अभी जो 2 रोज़ा चीन का दौरा मुकम्मल करके आए हैं वो काफ़ी अहमियत का हामिल था। इस पर थोड़ा सा कहिएगा कि किस तरह से ये दौरा अहमियत का हामिल था, किस तरह से देख रहे हैं आप इस विजिट को? अहमियत का हामिल बन गया ये जो अचानक डेवलपमेंट हुई इस खित्ते में, ख़ास तौर पर यूएई के इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद। और जो आपने अपने बयानी में फरमाया कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो ओआईसी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो बयान दिया गया, उसके बाद उसकी डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी बाकी मामला किए गए। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सेकंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग चाइना में हुई है, पाकिस्तान चाइना के दरमियान। चाइना बाकी ममालिक के साथ भी स्ट्रेटेजिक डायलॉग करता रहा है। ये शेड्यूल मीटिंग है। लास्ट मीटिंग जो हुई थी ये 2019 में हुई थी, मार्च में। ये मीटिंग एक शेड्यूल मीटिंग थी, लेकिन ऐसे मौके पर ये शेड्यूल मीटिंग आई कि जिसमें एक तो जो सामने मंजर आम पर जो एजेंडा था वो बिल्कुल कोविड के हवाले से भी था, सी पैक के हवाले से भी था, और खिते के बाकी मामलात और कश्मीर के हवाले से भी उसमें जिक्र है, और सी पैक के स्टेज 2 के हवाले से भी जिक्र है। लेकिन जो पसे पर्दा ऐसे मामलात में डिप्लोमेटिक स्फेयर में होते हैं कि अपने खास तौर पे बड़े अपने अनमोल दोस्तों के साथ, जिस तरह चाइना है अभी हमारा, और जो इस वक्त बदलते हुए तगय्युरात हैं इस पूरे खिते के जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल हवाले से, तो उसमें एक अंदरूनी कंसल्टेशन भी करनी पड़ जाती है। तो बाकी चीज़ें तो अखबार में आ गई हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन जो अंदरूनी कंसल्टेशन है वो वन ऑन वन और वो आमने सामने होती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो साइबर निज़ाम इतना मरबूत है मुख्तलिफ ममालिक का, वो चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सा मुल्क किसके साथ किस तरह अलाइनमेंट करके और क्या आगे अपने मंसूबे बना रहा है। तो यस, ये अहमियत की हामिल इसलिए भी थी कि जो अब यूएई ने इजराइल के साथ एक अपने डिप्लोमेटिक मामलात इस्तेमाल कर लिए हैं, और सिक्योरिटी के मामलात जो है सबसे सर फहरिस्त सामने नजर आ रहा है। और आपने देखा कि उनके सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि इजराइल के थे, वो यूएई के सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो अब मंजर आम पर मुलाकात हो रही है, क्योंकि खुद वहाँ सफीर रहा हूँ, ये मामला तो काफ़ी पहले से चल रहे थे, जो कि पसे पर्दा मीटिंग्स डायलॉग चल रही थी सऊदी अरब की, यूएई की, ओमान की, इस मामले में। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ी, सारी चीज़ें मंजर आम पर लानी पड़ी, क्योंकि ट्रंप का इलेक्शन आ रहा है और ट्रंप ने बहुत सारे वादे किए हुए थे, और ट्रंप चाहता था कि जो जू लॉबी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है इलेक्शन के लिए अमेरिका में, उसको भी एक खुश किया जाए और अपने इलेक्शन में
के लिए एक एक तो मार्का बताया जाए डॉक्टर अपने साहब, कौम को। कश्मीर के मामले की अगर बात की जाए तो नशेब फराज जितने भी वक्त के रहे उसमें चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा, चाहे वो कश्मीर का मसला क्यों ना हो। कश्मीर के मसले पर इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान चीन की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, उस मौक़िफ़ को देखते हुए उस तनासुर में आप क्या समझते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा है कि ओआईसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तमाम तर जो इस्लामी ममालिक हैं वो कश्मीर के मामले पर उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए। अभी इस दौरे के दौरान जो कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ सामने आया है उससे अरब ममालिक को क्या पैगाम जाता है? अरे चीन का मौक़िफ़ तो इसमें वही है जो कि चीन ज़्यादातर अपने एक पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ सब पूरी दुनिया में जो उसका ज़ाहिरी एक पोस्चर है फॉरेन पॉलिसी का, वो पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ है तमाम मामलात में, और इस मामले में भी यही अभी सब बात हुई है। लेकिन जो ये जाता है, मैसेज जाता है बाकी जो हमारे गल्फ कंट्री के जो दोस्त हैं या जो ओआईसी के करता धरता हमारा मुल्क जो कि सऊदी अरब है, उसको जो मैसेज जाता है वो तो उससे उनकी सेहत पे यानी कि सऊदी अरब और जो ओआईसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओआईसी ये मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है और वक्त ने ये साबित कर दिया है कि ओआईसी जो है अंडर द इन्फ्लुएंस है वो अमेरिकन के। तो उसकी वजह से जो करता धरता है ओआईसी के, वो उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं। और मेरा इशारा है, और इसमें एक वक्त ने साबित भी कर दिया कि जब यरूशलेम में कैपिटल शिफ्ट हो रहा था इसराइल का तल अवीव से, तो उस वक्त सऊदी अरब ने एक पैसिव सपोर्ट दे दी। पैसिव सपोर्ट किस तरह दे दी कि जब सरबराहान का और बादशाहों का और हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हर 3 साल में जो होती है ओआईसी के आर्टिकल के मुताबिक, आर्टिकल 6 है गालिबन वो, तो उसके मुताबिक जब वो टर्की में मीटिंग हुई तो सऊदी अरब ने अपना कोई कलीदी नुमाइंदा नहीं भेजा, एक बहुत थर्ड फोर्थ कैटेगरी का नुमाइंदा भेजा। इसी तरह यूएई ने, इसी तरह गल्फ कंट्री के बाकी ममालिक ने। तो वो एक साबित हो गई बात कि जो अज़ाइम हैं और जिसको अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है इसराइल के मामलात को, उस सिलसिले में हमें ओआईसी से वक्त ने साबित कर दिया कि ना पहले कोई फायदा हुआ, ना आइंदा आने वाले बरसों में और महीनों में और सालों में कोई हमें फायदा होगा। और ये बात मैं आपको बताता चलूं कि आर्टिकल जो पहले चैप्टर में आर्टिकल 1 का सब सेक्शन 8 है ओआईसी के चार्टर का, तो उसमें बड़ी क्लियरली दिया हुआ है। फलस्तीन की बात अगर करें, फिर मैं कश्मीर से इसको कोरिलेट कर देता हूं, बड़ी बहुत क्लियर दिया हुआ है कि कश्मीर जो है बैतुल मुक़द्दस में फलस्तीनियों का कैपिटल होना चाहिए, और फलस्तीन को 2 स्टेट थ्योरी के मुताबिक या उनको जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक उसका हल होना चाहिए, और ओआईसी उस पर काम करेगी। और उसको फर्दर पजीराई हुई आर्टिकल 18 है ओआईसी का के चार्टर का, उस आर्टिकल 18 में बड़ी क्लियरली दिया हुआ है कि फलस्तीनियों का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी हमेशा परमानेंट तौर पर ओआईसी में रहेगा ताकि वो मसला हल हो। जब इतने वाज़े अल्फाज में चार्टर में दिया हुआ है जिसमें कि पाकिस्तान उसका एक फाउंडर मेंबर है, तो फलस्तीन का मसला भी नहीं हुआ। इसी तरह कश्मीर के लिए एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया हुआ है, वो कॉन्टैक्ट ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, उस 5 मेंबर्स के कभी कभी बयान आ जाता है, लेकिन मैंडेटरी है ये कि हर साल वजारत जो वजीर खारजा हैं 57 ममालिक के, उनकी मीटिंग हो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें ये अहम मामला जो कि मेंबर कंट्री को कन्फ्रंट करते हैं उसको डिस्कस किया जाए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिछले तकरीबन 1 साल से, मीटिंग नहीं कॉल की जा रही है। अच्छा तो देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम कल ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें, इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला था, काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, जिसकी वजह से खारजा अमूर बेहतर तरीके से चल नहीं पा रहे थे। तो स्टार्ट में खारजा महाज पर बहुत सारे दरपेश चैलेंजेस थे, क्या उनमें अब बेहतरी आई है? क्या हमारी खारजा पॉलिसी अब बेहतर हुई है इन 2 सालों में पिछले? अगर देखें, हमारे जो कॉर्नर स्टोन है फॉरेन पॉलिसी का वो कश्मीर है। उस मामले में 100 गुना बेहतरी आ गई, लेकिन उस 100 गुना बेहतरी से मेरी मुराद है कि उसका देखिए डिप्लोमेसी जो है वो मल्टी लेयर्ड और मल्टी फैसेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल होती है, और डिप्लोमेसी के अहदाफ हासिल करने के लिए 3 तरीक़ाकार कलीदी हैं, उसके अलावा बाकी भी हैं। वो है एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, एक पब्लिक डिप्लोमेसी और एक लीगल डिप्लोमेसी। जो पब्लिक डिप्लोमेसी की है इमरान खान ने, क्योंकि वो दुनिया में उसकी बात इसलिए कोई एक सेलिब्रिटी भी रहे हैं इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी बात पर तवज्जो दुनिया दे देती है,
तो वो तो हमारी पब्लिक डिप्लोमेसी हो गई, जो कि जनरल असेंबली में भी ये जो सरबराहान जाते हैं वो अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की प्रचार करते हैं, वहाँ अपने जो मेन पॉलिसीज हैं उसके बारे में अपनी तकरीर में, उसकी कोई और लीगल इम्प्लीकेशन यानी इंटरनेशनल लॉ के तहत उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, वहाँ सिवाय कि हर सरबराह अपने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को चीदा चीदा तरीके से बयान करने की कोशिश करता है ताकि हिमायत हासिल कर सके। इमरान खान ने ये किया, पिछले 72 सालों में ऐसा नहीं हुआ और बड़े जोरदार तरीके से उसको, लेकिन होता यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि उससे अगली स्टेप था वो था ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में खास तौर पर जो हमारे सफारत खाने हैं वो बाकी पब्लिक डिप्लोमेसी भी उनको फॉलो करनी चाहिए, और उसके साथ लीगल डिप्लोमेसी जो हमारा मिनिस्ट्री है और जो हमारी पीआर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ में है वो बाकियों के सपोर्ट के साथ वो भी करते हैं। तो पहली टीयर तो बिल्कुल सही हो गई इमरान खान ने जो किया पब्लिक डिप्लोमेसी का, उसके बाद उसको फॉलो अप करने में क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है पिछले बरस से कि वो फॉलो अप नहीं हो सके। अब दोबारा जनरल असेंबली की मीटिंग आ गई, दोबारा वही बातें होंगी और दुनिया कहेगी कि भाई पहले भी आपने ये बातें की थी, उस पर क्या काम हुआ है। तो लिहाजा उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी हमारी कमजोरी रहेगी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अब एग्रेसिव है पहले के मुकाबले में, अब बहुत तंदो तेज है पहले के मुकाबले में। लिहाजा अब दुनिया को ये, पहले हर जगह ये होता था कि पाकिस्तान से दरअंदाजी हो रही है कश्मीर में दहशतगर्द जा रहे हैं पाकिस्तान में, अब आप कहीं नहीं सुनेंगे दुनिया में, शायद ही कहीं आपको नजर आए ये, वरना कहीं भी नहीं, क्योंकि अब ये बावर कराने में आसानी हो गई है कि वहां के लोग खुद अपने हक के खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी जो कलीदी बात है जिसको हमेशा उसकी कश्मीर के लिहाज से रही है कि कश्मीर की अवेयरनेस लोगों को थी नहीं। इमरान खान ने ये, यानी इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी का जो कलीदी नुक्ता इमरान खान ने हर जगह उठाया, उसकी खास तौर पे उनकी वजह से, और ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको जितना फॉलो कर सकती थी अपने दिए हुए हालात में उसने करने की कोशिश की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता था। तो उस लिहाज से दुनिया अब कश्मीर के बारे में आगाह हो गई है, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक डिप्लोमेसी की हद तक। इसकी जो हमें समरात मिलेंगे, इसका जो फ्रूट हमें उस वक्त मिलेगा जबकि वो जो 5 हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, वीटो पावर के मेंबर हैं, 2 तो हमारे साथ अक्सर आ जाते हैं, लेकिन बाकी उसमें से एक और कम अज कम, या बाकी सारे, इसको अगर हम उन पर काम न करें या उन पर अगर हम मजीद काम न करें तो उस लिहाज से कश्मीर का मसला हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, 2649 भी है और बाकी भी है, उसको भी हम लेके आगे चल सकते हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब एग्रेसिव है, पाकिस्तान अगर खारजा महाज पर बात की जाए तो सही समत में गामजन है, लेकिन पब्लिक डिप्लोमेसी अब तक चल रही थी। कश्मीर का मामला जो है मेन एजेंडा है। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो ट्रेडिशनल पॉलिसी की तरफ, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की तरफ जाने की भी ज़रूरत है, और पॉलिसीज़ जो बना ली जाती हैं, जो तमाम तर स्टांसेस ले लिए जाते हैं, उनका फॉलोअप लेना भी उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं तमाम तर मामला से किस तरह से हुकूमत निपटती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।